ईरान जंग जीत चुका है। जी हां साथियों, ईरान जंग जीत चुका है सैनिक रूप से। यह बात आज साफ हो गई जब ट्रंप ने खुलेआम यह कह दिया कि ईरान हमको एक नया गिफ्ट दे रहा है। पहले कुछ दिन पहले भी ट्रंप ने कहा था कि ईरान हमको एक गिफ्ट दे रहा है। वो क्या गिफ्ट निकला कि पाकिस्तान के का झंडा लगाकर कुछ अमेरिकन ऑयल टैंकर्स वो वहां से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से वो छोड़े गए। आज ट्रंप कह रहा है कि फिर से ईरान ने हमको गिफ्ट दिया है, यानी कुछ जहाज छोड़े। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ये भी कह रहा है कि ईरान की फर्स्ट जनरेशन लीडरशिप हमने मार दी, सेकंड जनरेशन लीडरशिप हमने मार दी। अब वहां पर जो थर्ड जनरेशन है वो हमसे बात कर रही है। जबकि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये तो बड़े फैनेटिक टाइप के लोग हैं, ये तो एपोकलिप्टिक इनका विजन है। मेरे ख्याल से वो रेफर कर रहे थे कि इमाम मेहंदी आएंगे, वो वाली जो बातें उसको वो एपोकलिप्टिक कह रहे थे कि भाई दुनिया समाप्त हो जाएगी। ऐसी बातें ये लोग करते हैं और ये अजीब टाइप के लोग हैं, इनके हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होना चाहिए, मार्को रूबियो ये कह रहे हैं। फिर जेडी वैंस की नेतन्याहू से पूरा एक झगड़ा हो गया कल, जिसके बारे में वेस्टर्न मीडिया ने रिपोर्टिंग भी हुई थी। और जेडी वैंस ने कहा नेतन्याहू से, जो जेडी वैंस जो उपराष्ट्रपति हैं ट्रंप के अंडर, उन्होंने नेतन्याहू से कहा कि तुम तो कह रहे थे कि रिजीम चेंज हो जाएगी, कहां रिजीम चेंज हो रही है, अमेरिका फंस गया है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज हम कैसे खाली करें। ईरान ने सारे के सारे हमारे जो रडार सिस्टम था, जो पूरा रडार आर्किटेक्चर था, जैसे घर आप बनाते हैं उसका एक स्टाइल होता है, एक डिजाइन होती है, तो उसी तरीके से जो अमेरिका का पूरा एक आर्किटेक्चर उसने बनाया था कि FPS 132 $1 बिलियन का जो रडार है वो कतर में रहेगा। उसके बाद सेकंड लेवल का जो रडार है वो दुबई में रहेगा, अबू धाबी में रहेगा, फिर जॉर्डन में रहेगा जो थर्ड लेवल का। यानी एक अमेरिका ने पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, सबसे महंगे से लेके सस्ते तक। तो वो सारा का सारा स्ट्रक्चर बर्बाद हो गया, टूट गया। तो ये देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये आज दिन का दूसरा वीडियो है। मैं ये वीडियो भी क्रोमा में नहीं बना पा रहा हूं क्योंकि नए घर में अभी शिफ्ट हुआ हूं और अभी यहां पर उस तरह का सेटअप करने में दिक्कत होगी। कल मैं जरूर ये संभव हो पाएगा कि हम फिर से क्रोमा के वीडियोस आपके बीच हम ला सकते हैं। लेकिन आप देखिए, महत्वपूर्ण बात देखिए कि किस तरीके से ईरान जंग जीत गया है। लेकिन समस्या यह है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप एक जंग की विक्ट्री क्लेम करती है, और ऐसी पॉलिटिकल लीडरशिप जिसका दुनिया में एक स्टेचर हो और वो उसकी एक हिस्ट्री नहीं हो, अब ऐसा कोई ईरान में बचा नहीं। एक ही कामयाबी देखिए रही है इस जंग की कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप को असैसिनेट कर दिया गया, और इसमें मोसाद की एक्सपर्टीज है। ये ईविल है, लेकिन ईविल का भी जो ये काम है ये उनकी एक्सपर्टीज है, उन्होंने इसी पे काम किया है। जैसे ईरान की एक्सपर्टीज मिसाइल है, मिसाइल में कोई ईरान का मुकाबला दुनिया में नहीं कर सकता, वैसे ही इजराइल का कोई मुकाबला स्पाई टेक्नोलॉजी में नहीं कर सकता। इनके पास, इजराइल के पास आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है। उसी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से आप जब ये सुनेंगे कि लारीजानी को कैसे असैसिनेट किया गया, आप हैरत में पड़ जाएंगे कि 20 साल एक आदमी लारीजानी के पीछे लगा रहा। उनकी जो अंगूठी वो जो पहनते, वो जो लाल रंग की रूबी जो वो पहनते थे, उसको स्विच किया गया। उसमें एक लीडार नाम का और ओपन क्लॉ AI नाम का उसमें एक सिस्टम था जिससे वो ट्रैक हो रहे थे। और ये सोचिए, अभी नहीं हुआ है, ये पहले हो चुका था। जैसे जो हिजबुल्लाह के पेजर अटैक्स थे, वो ऐसा नहीं था कि जब सितंबर 2024 में जब एकदम से कई जगह वो पेजर फटे और एकदम हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप मारी गई, शहीद हुई, तो वो 5-6 साल पहले से मोसाद की प्लानिंग थी कि पेजर्स की एक फेक कंपनी बनाओ, हिजबुल्लाह को पेजर्स बेचो, और उन पेजर्स में ऑलरेडी छोटे छोटे बॉम्ब फिटेड थे जिसमें वो रिमोट कंट्रोल से उन्होंने उड़ा दिया। अब ये कहानी लगती है लोगों को, लेकिन ये सच्चाई है, मोसाद का एक्सपर्टीज। अब लेकिन मेन पॉइंट क्या है, हम भटके ना मेन पॉइंट से। मेन पॉइंट ये है कि ईरान हैज वन द वॉर बट इट हैज येट टू डिक्लेयर विक्ट्री।
Yes, Iran has won the war, but it has yet to declare victory. Why? Because victory is declared by political leadership. और अभी जो ईरान की सिचुएशन है उसमें अगर अब एक गालिबाफ को छोड़ दीजिए तो अभी ईरान के पास ऐसी सीनियर पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है। मुश्तबा खामनेई सुप्रीम लीडर है, लेकिन मुश्तबा खामनेई आप जानते हैं ऐतिहासिक कारणों से, और ऐतिहासिक क्या, अभी जो मौजूदा स्थिति है, मौजूदा स्थिति की वजह से वो भी खुल के वैसे नहीं आ सकते सामने। और मुश्तबा खामनेई वैसे भी आप देखिए तो अली खामनेई जो शहीद इमाम खामनेई का स्टेचर है वो तो उनको नहीं प्राप्त है ना भाई। वो तो इमाम खामनेई तो लंबे समय से सुप्रीम लीडर थे, उनका जो स्टेचर अलग था। वो अगर आज होते विक्ट्री क्लेम करते तो अलग चीज होती। यही क्राइसिस हमास के साथ भी, हमास और इजराइल में जंग हुई, इजराइल को संधि करनी पड़ी, इजराइल का कोई मिलिट्री ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ, हमास को खत्म नहीं कर पाए। लेकिन एक चीज इजराइल ने कर दी कि हमास की पॉलिटिकल लीडरशिप को यहिया सिनवार, मोहम्मद देव जो ग्राउंड पे थे उनको उसने एलिमिनेट कर दिया। कोशिश तो थी कि खलील हैया और तमाम बाकी खालिद मिशाल जो बाहर लीडरशिप उसको भी एलिमिनेट कर दे, लेकिन वो कर नहीं पाए। इसीलिए आज ये स्थिति है कि इजराइल गाजा में लगभग अपनी आधी हार मान चुका है। हाफ डिफीट है, हुई है उसकी फुल डिफीट, लेकिन हाफ डिफीट उसकी मान चुका है क्योंकि हमास के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं खलील हैया और तमाम वो अभी हैं। हिजबुल्लाह के साथ देखिए क्या हो रहा है, आप देखिए लेबनान फ्रंट पे क्या हो रहा है। कल पिछले मतलब अब 29 मार्च को हिजबुल्लाह ने 40 ऑपरेशन किए, 40 से भी ज्यादा किए होंगे। हमने अपने टेलीग्राम चैनल, एक्स चैनल पे डाले हैं। 40 ऑपरेशन किए, लगभग इजराइल के फील्ड कमांडर को पकड़ लिया। उसमें कितने इजरायली सोल्जर्स मारे गए, अभी इजराइल 3 एक्सेप्ट कर चुका है, बाकी उसको अभी धीरे धीरे वो कह रहा है कि 3 मारे गए हैं और कई उसमें इंजर्ड है। यानी जो पूरी कोशिश, और नेतन्याहू ने जो इतना लंबा चौड़ा भाषण कल भी दिया और आज भी दिया कि हम लेबनान का एक हिस्सा कब्जा कर लेंगे, बफर जोन बना देंगे साउथ ऑफ लिटनी रिवर, साउथ लेबनान, साउथ ऑफ लिटनी जो रिवर जो एरिया है वो हिजबुल्लाह का एरिया है। यानी हिजबुल्लाह को हम खदेड़ देंगे। खदेड़ तो इन्होंने पहले ही दिया था इनके हिसाब से, जब नवंबर 2024 से लेके और अभी तक जो 1.5 साल सीज फायर चला, जिसमें इन्होंने कितने सिविलियंस को मारा, हिजबुल्लाह के टॉप लीडरशिप को जाने कितनों को असैसिनेट कर दिया। तो जीत तो तब भी गए थे, लेकिन उससे अभी जो 2 मार्च को जंग शुरू हुई हिजबुल्लाह से, उससे साबित हो गया कि हिजबुल्लाह की मारक क्षमता वही है। आपको पता है कितने मरकवा टैंक्स हिजबुल्लाह ने गिराए हैं? यानी आप सोचिए इस बात को कि आज 29 तारीख है और सॉरी आज 30 तारीख है, 30 मार्च, और 2 मार्च को जंग शुरू हुई थी। यानी 28 दिन में 93 से 95 मरकवा टैंक 100 न पहुंच गए हो जब तक यह कार्यक्रम खत्म हो, हिजबुल्लाह ने मारे हैं। तो यानी एक दिन में 3, इसको कोई बता रहा है आपको? कोई भी चैनल बताइए। बहुत सारे हमारे सिंपैथेटिक लोग हैं, मैं उनके फोरम पे भी जाता हूं और मैं बात करता हूं, और वो लोग समझते हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक्सपीरियंस के बिना नहीं आती। अब हम अगर ये कह दें, अब हम ये कह रहे हैं, हमने एक और फोरम पे आज कहा है कि ईरान जंग जीत चुका है, लेकिन उसको डिक्लेयर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि डिक्लेयर करे भी, और डिक्लेयर उसकी यंग लीडरशिप कर रही है, जो खत्म अल अनबिया की जो स्पोक्स पर्सन है, ये सारे लोग हैं। तो लेकिन क्या है, वो नए हैं, उनका चेहरा नया है मीडिया के लिए। ये दुनिया इस समय मीडिया की दुनिया है। मीडिया के सामने केवल गालिबाफ है जो पहचाने जा रहे हैं। अब लोग कहेंगे पेजेश्कियान भी हैं, अब्बास अरागची भी हैं। तो आपको बता दें, पेजेश्कियान, अब्बास अरागची का वो पॉलिटिकल स्टेचर नहीं है, डिप्लोमेटिक स्टेचर है। और वहां पर सिस्टम ऐसा है ईरान का कि वहां पर सुप्रीम लीडर हैं, फिर सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ हैं जो लारीजानी थे। लारीजानी जब तक थे तब तक लारीजानी जो क्लेम करते थे, फिर उसको वेस्टर्न मीडिया को कुछ हद तक मानना पड़ता था। लेकिन अभी जो स्थिति है, जो नए जोल गदर, जो नए सिक्योरिटी चीफ बने हैं, उनको भी अभी वक्त लगेगा
दुनिया के सामने आने में, दुनिया उनको पहचाने। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी हो रहा है कि जो मार रहा है ईरान, इतनी बुरी तरह से मार रहा है। आज देखिए 85th वेव का दूसरा हिस्सा, जिसमें हाइफा की रिफाइनरी जल रही है इस समय। कौन सी जगह है बता दीजिए इजराइल की जहां पर ईरान ने मारा नहीं? आप 1 2 3 4 5 6 करके सारा आप पूरा इजराइल का मैप उठा लीजिए। हाइफा नॉर्थ में है, नजिफ साउथ में। पूरा हाइफा से लेकर नजिफ तक ईरान ने लगातार मारा है। इजराइल भी ईरान पे स्ट्राइक कर रहा है, सिविलियन एरियाज पे कर रहा है। बहुत सारे जो उनके पावर प्लांट्स है उस पर फिर से हमला करने की कोशिश हुई, जो नाकाम हो गई। ईरान ने अपना एयर डिफेंस नए तरह का बना दिया है। जो रशियन बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम था उसके बजाय कुछ और ही नई चीज वो ले आए, इंफ्रारेड सेंसर्स ले आए, जिसकी एक अलग कहानी है। तो अब यहां पर मिलिटरली ईरान देखिए आगे जा रहा है। नेवल बैटल में कौन जीता? अमेरिका और ईरान की नेवल बैटल में कौन जीता? ईरान हावी है, इब्राहिम लिंकन पीछे हो गया, जनरल फोर्ड, मानी जो न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो पूरी दुनिया में दहशत फैलाते थे आज की तारीख में, और जिसके दम पे ट्रंप कहते थे कि अमेरिका सुपर पावर है। अभी भी ट्रंप ये कह रहे हैं कि अमेरिका की मिलिट्री से बड़ी तो कोई मिलिट्री आई नहीं, और ये सच है कि नहीं है? तो फिर वो मिलिट्री फेल कैसे होगी? 1 महीना हो गया है जंग, वो क्यों नहीं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोल पाई? वो क्यों नहीं आगे बढ़ पा रही? अब बात हो रही है कमांडो ऑपरेशन होंगे, खरग आइलैंड पे हमला होगा। तो यहां पर भी बात हो रही है कमांडो ऑपरेशन की, यहां पर भी फुल स्केल ग्राउंड ऑफेंसिव की तो बात नहीं हो रही है। क्योंकि कहा जा रहा है कि ऑलरेडी जो 35 से 40 हजार अमेरिकन सोल्जर्स ऑलरेडी बेसिस में थे, जो छितर गए थे, उनको अगर इकट्ठा भी कर लिया जाए तो वो भाई 35-40 हजार होंगे। उसमें से कितने हताहत हुए पता नहीं। अब उसके बाद जो नई फोर्सेस भेजी गई हैं, जो अमेरिका ने भेजी, वो 10,000 है। तो 50,000 ट्रूप से क्या आप ईरान जैसे बड़े देश को इन्वेट करोगे, जिसकी अपनी 30 लाख की सेना है, अगर सब मिला दी जाए, और 2 करोड़ यूथ वहां पर आर्म्ड है, यानी गुरिल्ला वॉरफेयर उसको आती है। इराक में आप कर सकते थे कि इराक में आप ये कर सकते थे, क्योंकि इराक में आपने 2 लाख फोर्स, यानी इराक की सेना आप देख लीजिए, ईरान की आधी, और उसके लिए अमेरिका ने 2 से 2.5 लाख अपनी सेना जुटाई थी बगदाद के सामने, और उन लोगों ने किया, कैप्चर किया। यहां पर कम से कम 5 लाख अमेरिकन सोल्जर्स की जरूरत है, वो है नहीं अमेरिका के पास। कहां से लाए? वो दुनिया में गुहार लगा रहा है ट्रंप कि हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खोलने के लिए तो कोई मदद नहीं कर रहा है। आज कीर स्टारमर ने कहा इट इज नॉट आवर वॉर, साफ उन्होंने कह दिया इट इज नॉट आवर वॉर। तो जब ये सारी बातें हो रही हैं, जब दुनिया को से समर्थन ट्रंप को नहीं मिल रहा है, जब ग्राउंड पे जो बॉम्बिंग हो रही है उसमें जो मिसाइल वॉरफेयर हो रही है, अभी तक तो मिसाइल वॉरफेयर ही हुई ना, और नेवल बैटल्स हुई हैं। तो नेवल बैटल का रिजल्ट हमने आपको बताया। ट्रंप कह रहे हैं कि हमने ईरान की नेवी डिस्ट्रॉय कर दी। तो नेवी डिस्ट्रॉय कर दी तो फिर इब्राहिम लिंकन आगे बढ़ के स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज क्यों नहीं खोल रहा है? ये सवाल तो बनता है। जनरल फोर्ड का क्या हुआ? सवाल तो बनता है। इतनी सारी अमेरिकन वहां पर और भी शिप्स है, जो एक तो शिप है वहां एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं, लेकिन जो बैटल शिप्स है वो ऐसी है कि इसमें टॉम हॉक मिसाइल्स लगे हैं, जिसने जून 2025 में ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे समुद्र से वार किया था। तो वो क्यों नहीं वार कर पा रही? उसने किए हैं वार, लेकिन ईरान ने रोक दिए। ईरान की तैयारी थी। बार बार वही बात आ रही है कि ईरान सैनिक रूप से भारी पड़ रहा है। प्रॉब्लम यह है कि पॉलिटिकल लीडरशिप क्योंकि असैसिनेट हो चुकी है, इसलिए अभी वक्त लगेगा नई पॉलिटिकल लीडरशिप को इमर्ज करने में। और ये एक ऐसा संकट है जो उसको एक पॉलिटिशियन ही समझ सकता है, ये बाकी आम लोग नहीं समझ सकते, या बहुत सारे वॉर एक्सपर्ट्स नहीं समझ सकते। अब बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे मान रहे हैं कि ईरान जीत चुका है, लेकिन वो इस समस्या को नहीं समझ रहे हैं कि दुनिया में अभी भी अमेरिका और इजराइल अपना भौकाल बनाए हुए हैं। क्यों? वो इसी वजह से, क्योंकि ईरान में कोई विक्ट्री क्लेम करने वाला अभी उस तरह का आदमी नहीं आया। हालांकि धीरे धीरे जब
ईरान आगे बढ़ रहा है, विक्ट्री क्लेम कर रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जनता उस नैरेटिव को स्वीकारेगी, या ट्रंप जो कमांडो ऑपरेशन करने जा रहे हैं, ट्रंप जो कमांडो ऑपरेशन करने जा रहे हैं वो फेल होंगे और भारी संख्या में अमेरिकन सोल्जर्स या तो मारे जाएंगे या कैप्चर होंगे, या वो कोई छद्म जो ट्रंप पैदा करेंगे वो दुनिया के सामने खुल जाएगा और सच्चाई जाहिर हो जाएगी। तो ये देखिए आज का प्रसारण था, कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।